गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं भदौरिया सर। आज हम एमपीपीएससी के क्रम में एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, मध्य प्रदेश। और एमपीपीएससी की अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से लगभग 30 से 32 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे ज्यादा अगर वेटेज कहीं एमपीपीएससी में है तो वह है हमारा मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करें केवल सामान्य परिचय की कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हमारा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के मैप में मध्य प्रदेश बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मध्य प्रदेश। इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश को बनाया गया। ठीक है, जब आप संविधान पढ़ेंगे, संविधान में आप देखेंगे कि भारत के संविधान लागू होने के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी और उस मांग के क्रम में बहुत आंदोलन हुए और उस आंदोलन के क्रम में ही 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनाया गया, जिसके बाद से भारत के अंदर भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठी और उसी क्रम में फजल अली जो है आयोग का गठन किया गया था और उसी आयोग ने एक रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, जिसमें 14 राज्यों के गठन की बात थी। उसी में से एक था हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत। ठीक है, इसके बाद इसका एक पुनर्गठन भी हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जिसके तहत जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है उसको अलग करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया और मध्य प्रदेश का पुनः क्या हुआ, पुनर्गठन। यानी कि ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें यहाँ का जो इलाका था ये इस प्रकार से, ठीक है, ये है हमारा छत्तीसगढ़। अगर आप 1956 से लेकर और 2000 तक की देखेंगे आप तो 2000 तक मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ ये रहा था। यानी ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को मिलाकर था मध्य प्रदेश। लेकिन 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ आपका जो है अलग राज्य बन गया। यानी कि अब मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, तो मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यह है मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थिति। यानी 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन बनते हैं, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को इसमें से छत्तीसगढ़ को अलग जो है राज्य बनाया गया। ठीक है, सिंपल भी में सामान्य परिचय है, इसके बाद इसमें हम डीप लेकर चलेंगे। इसके बाद अगला है सामान्य परिचय में, तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, क्योंकि मध्य प्रदेश में नदियां बहुत हैं। टाइगर प्रदेश, हर 2 साल में भारत में टाइगरों की गणना होती है, काउंटिंग होती है, उसमें मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर आता है। इसलिए टाइगर प्रदेश चूंकि भारत के मध्य में स्थित है, इसीलिए हृदय प्रदेश, नदियां बहुत ज्यादा मिलती हैं इसलिए नदियों का मायका। हीरा प्रदेश, भारत में सबसे अधिक हीरा कहीं मिलता है तो कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में, वो भी पन्ना, छतरपुर और सतना वाला क्षेत्र है जहां पर हीरा की जो खदानें हैं, मझगवा है ना, और भी जो है वहां पर खदानें हैं। इसके अलावा तेंदुआ प्रदेश, नवीन जो तेंदुओं की गणना हुई है उसमें मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आया है, वहां पर तेंदुआ भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के उत्पादन के मामले में भी मध्य प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान पर है सोयाबीन के उत्पादन के मामले में। ठीक है,
यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सोयाबीन है, सबसे अधिक मालवा वाले क्षेत्र में होती है। अगर आप मालवा में कभी रहे हो तो आपने देखा होगा बरसात के मौसम में इसको बोया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जो है सोयाबीन कहाँ पर होती है, मालवा में। इसमें सर्वाधिक जो है प्रोटीन भी हमको जो है मिलती है। वहीं यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये टाइगर, ये आपको संजय गांधी नेशनल रिजर्व से एक फोटो लिया गया है, ठीक है। तो ये सामान्य परिचय में है। पहला क्या है, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर प्रदेश, हीरा प्रदेश, तेंदुआ प्रदेश, सोयाबीन प्रदेश। और हम वर्तमान में जिलों की बात करें तो वर्तमान में जिले कितने हो गए हैं, 55। पहले 52 थे, 2018 तक 52 हुए। 2018 के बाद 3 नए जिले बने, है ना। एक तो आपका मैहर, एक आपका मऊगंज, और तीसरा आपका पांडुरना, जो बालाघाट से मिलकर जो है, बालाघाट से अलग करके बनाया गया है ना। कौन सा है, पांडुरना, सॉरी, इसको छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है, इसको सतना से, और इसको जो है इसको रीवा से। ये 3 नए जिले बने हैं वर्तमान में। पिछले साल जो 3 नए जिलों का निर्माण हुआ, मैहर, मऊगंज और आपका पांडुरना। ये आपका सतना से, ये आपका रीवा से, और ये आपका जो है छिंदवाड़ा से, ठीक है। इसलिए वर्तमान में कितने जिले हैं, 55 जिले हैं आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अगर हम मानक समय की बात करें तो भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि 82.5। जो पूर्वी देशांतर है वो भारत के उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनीगंज और मिर्जापुर के मध्य से जो है वहां पर इसका सेंटर है, और वहां से भारत का मानक समय, यानी कि आप मैप में देख रहे होंगे इस वाले पॉइंट पर, ये इलाहाबाद और मिर्जापुर के निकट पड़ता है, गोपालगंज और मिर्जापुर, वहां पर इसका सेंटर है। ये है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे। आप जब ज्योग्राफी में देखेंगे तो 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर आता है ना। तो जो जीएमटी है वो है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री देशांतर। तो आप 7.5 डिग्री चलेंगे तो लगभग कितना अंतर आएगा, 1 घंटे का लगभग जो है। अगर आप 15 डिग्री चलेंगे तो लगभग 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो भारत का जो टाइमलाइन है वो कितना है, 82.5 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। अब आप देखेंगे 15 इंटू 5 कितना हुआ, 75। 75 में आप जोड़ेंगे 7.5 डिग्री तो लगभग होता है 82.5। कितना होता है, 82.5। अब 15 डिग्री जो है, जब आप 15 डिग्री चलेंगे तो 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का, 15 डिग्री चलने पर कितना आएगा, 15 चक 60 मिनट का, यानी कि ये 15 डिग्री चलने पर 1 घंटे का डिफरेंस। तो हम कितना चल रहे हैं, 82.5 डिग्री। 15 इंटू 5 75, उसमें 7.5 कितना हो गया, 82, यानी 5 घंटे ये और 7.5 यानी कि 30 मिनट ये। यानी कि भारत जो है जीएमटी से 5.5 घंटे आगे, ठीक है। तो भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, इलाहाबाद के निकट नैनी और गोपालगंज के मध्य से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो वही है, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी और मिर्जापुर के मध्य से है। ये जीएमटी से 5.5 घंटे कितना है, आगे है, ठीक है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली के निकट से गुजरता है। जब आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो यहां से कहीं ना कहीं 82.5 डिग्री जो गुजरती है। इसलिए कई बार क्वेश्चन एक बार बना है एमपीपीएससी में कि 82.5 डिग्री मध्य प्रदेश में किस जिले के निकट है, तो सिंगरौली, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अगर हम पड़ोसी राज्य और जिलों की बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे मैप, ठीक है। ये जो आपका ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है उत्तर पश्चिम, ठीक है। यहां पर आपको राजस्थान दिखेगा, ये राजस्थान की सीमा लगी हुई है यहां से मुरैना, ये वाला क्षेत्र से मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना,
उसके बाद राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, है ना, ये पूरी सीमा जो है किससे लगी हुई है, ये राजस्थान से लगी हुई है। यानी उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश के राजस्थान है। वहीं अगर हम उत्तर में देखें तो उत्तर में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। ये भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और इस प्रकार से कहां तक है, तो सीधी तक है, सीधी और सिंगरौली तक, है ना। ये सीमा आपकी किससे लगी है, उत्तर प्रदेश से। यानी मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर आप पूरब में देखेंगे तो पूरब में आपको मध्य प्रदेश के मिलेगा आपका छत्तीसगढ़। ये जो इलाका है, ये वाली जो सीमा बनाता है, ये कौन बनाता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सीमा कौन बना रहा है, छत्तीसगढ़। वही अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में सीमा बनाता है महाराष्ट्र। ये जो निचला वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, यह है आपका महाराष्ट्र का, यानी दक्षिण में सीमा कौन बनाता है, आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अगर आप क्रम के हिसाब से देखें तो अगर आप दिशाओं का आपको ज्ञान होगा तो कुछ इस प्रकार से है। इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ, इसको वेस्ट और इसको ईस्ट। यानी मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा उत्तरी है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर पश्चिम में आपको राजस्थान मिलेगा, दक्षिण में आपको महाराष्ट्र मिलेगा और पूरब में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। वहीं अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यह है हमारा गुजरात, पश्चिमी क्षेत्र। क्या है, गुजरात। गुजरात से बहुत कम हिस्सा लगता है, केवल झाबुआ और अलीराजपुर वाला क्षेत्र जो है हमें गुजरात से मिलता है, ये है हमारा पश्चिम में। ठीक है, तो अब अगर मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात आ जाए तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पूरब में आपको छत्तीसगढ़, दक्षिण में आपको महाराष्ट्र मिलेगा और वही पश्चिम में आपको गुजरात मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे उत्तरी जिले की अगर बात की जाए तो सबसे उत्तरी जिला है हमारा मुरैना। सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। सबसे पूर्वी जिला आपका सिंगरौली है। सबसे पूर्वी जिला आपका सिंगरौली है। सबसे पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर है। हाँ, सबसे पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर है। वहीं सबसे दक्षिणी जिले की बात की जाए तो सबसे दक्षिणी जिला है आपका बुरहानपुर। वैसे आप देखेंगे एक बार, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है, पूरब में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा लगती है, दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा लगती है, पश्चिम में गुजरात राज्य की और उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य की सीमा लगती है। वही अगर हम जिलों की बात करें, सबसे उत्तरी जिला क्या है आपका मुरैना है। सबसे पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर है। सबसे पूर्वी जिला आपका सिंगरौली है और सबसे दक्षिणी जिला आपका क्या है, बुरहानपुर। वहीं अगर हम बात करें कौन कौन सी नदियां सीमा बनाती हैं मध्य प्रदेश से, तो उसमें चंबल जो है वो उत्तरी सीमा बनाती है और वहीं दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। अगर आप मैप में यहां पर देखेंगे, है ना, तो ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, चंबल नदी जो है आपके इंदौर से निकली हुई है यहां से, और इस प्रकार से उज्जैन रतलाम होते हुए ये जो सीमा बना रही है इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक की जो बाउंड्री क्रिएट हो रही है श्योपुर वाले इलाके से लेकर और भिंड तक की, यही है उत्तरी सीमा। इसलिए कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बना रही है, तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको देखने को मिलेगा ये इंदौर है, यहां से आपकी चंबल नदी निकली है और इस प्रकार सीमा बनाते हुए इटावा के निकट किसमें मिल जाती है, तो आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। इधर से आपको यमुना दिखेगी आती हुई और इस प्रकार से वो यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना नदी आगे जाकर इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, ये कहां पर मिलती है, यहां पर जो है यमुना में मिल जाती है।
तो ये वाला जो इलाका है, जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा इलाका, ये है चंबल की उत्तरी सीमा। इसे ही हम कहते हैं चंबल नदी के द्वारा उत्तरी सीमा का बनाना। वही अगर दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो बैतूल के मुल्ताई से आपकी ताप्ती नदी निकलती है और इस प्रकार से बहते हुए गुजरात के भरूच में जाके कहा मिल जाती है, आपके अरब सागर में मिल जाती है। तो दक्षिणी सीमा का जो निर्माण है वो कौन करता है? ताप्ती नदी करता है, ताप्ती नदी करती है ना। उत्तरी सीमा कौन है? चंबल है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो चंबल बनाती है। दक्षिण सीमा कौन बनाता है? तो आपकी ताप्ती नदी बनाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। अगर हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करें, है ना, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु भारत के समान जलवायु है, क्योंकि भारत भी कर्क रेखा पर निकट, कर्क रेखा और 0 डिग्री के पास में स्थित है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। तो जो जलवायु भारत की है वही जलवायु मध्य प्रदेश की भी है ना। तो मध्य प्रदेश की भी जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसके अलावा अगर फयान की बात करें तो फयान ने मध्य प्रदेश की जलवायु को मालवा की फयान ने मध्य प्रदेश के मालवा के पठार की जलवायु को सबसे आदर्श जलवायु कहा है। वाकई बहुत आदर्श जलवायु है। अगर आप इस समय उत्तर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, ग्वालियर वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप वही वर्तमान में मालवा की बात करेंगे तो वहां पर टेम्परेचर लगभग जो है कितना होगा? 10, 12 और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। कहीं ना कहीं इतनी सर्दी पड़ने के बावजूद भी मालवा का तापमान बिल्कुल सामान्य रहता है ना। इसीलिए मालवा की जलवायु को सामान्य जलवायु कहा गया है। ठीक है, वही अगर आप इस वाले इलाके की बात करोगे तो यहाँ पर पाई जाती है विषम जलवायु। ऐसी जलवायु विषम जलवायु। सर्दी में बहुत सर्दी पड़ेगी, टेम्परेचर 2, 3, 4 डिग्री रहता है। गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 45, 40, 47 तक पहुंच जाता है। और ग्रीष्म ऋतु, और अगर आप वर्षा ऋतु की बात करेंगे तो बारिश भी बहुत कम होती है। इसीलिए इस वाले बेल्ट की अगर बात करें, चंबल वाले बेल्ट की बात करें, तो चंबल वाले बेल्ट की जलवायु कैसी है? विषम जलवायु है। ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बात करते हैं कर्क रेखा की। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरी है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के मध्य से भी गुजरी हुई है ना। मालवा को ये 2 बराबर भागों में बांटती है। और अगर मैं जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश के 14 जिले से होकर जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये आपकी 0 डिग्री है, ये आपकी कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश वाली, तो ये है आपकी 23.5 मकर रेखा, है ना। तो कर्क रेखा जिसे 23.5 उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है और यह मालवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। किसको बांटती है? मालवा को 2 बराबर भागों में अलग करती है। इसके अलावा कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। वो जिले कौन कौन से हैं तो आप यहां पर देख रहे हो, ये आपकी कर्क रेखा की लाइन है इस प्रकार से। ठीक है, सबसे पहला जिला है आपका रतलाम, उसके बाद उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको रतलाम मिलेगा, ये उज्जैन है, उज्जैन से ही पास में आपको देखेगा आगरमालवा, उसके बाद राजगढ़, इधर आपको मिलेगा सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, है ना। इसके बाद कटनी, उमरिया और शहडोल, ये 14 जिले हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। कई बार क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है कि कर्क रेखा से कितने जिले गुजरते हैं, तो कर्क रेखा से 14 जिले गुजरते हैं मध्य प्रदेश के। कौन कौन से? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, है ना। इसके अलावा
सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं सामान्य परिचय में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगले सेशन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ और वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति क्या है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।